आप हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे और आप बदले में ये तवक्को करें कि पाकिस्तान आपको रिकॉग्नाइज भी करे, मतलब आप पाकिस्तान को कुछ चूचा समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं आप इनको पकड़ें, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमने सबूत दे दिए आपको, लेकिन ना आप उनको पकड़ रहे हैं, ना आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप उल्टा उनको हमारे खिलाफ फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अब अप्रोच पाकिस्तान की बड़ी क्लियर है कि मतलब एनफ इज एनफ। भारत को बिलवास्ता इससे क्या फायदा हो रहा है? इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हम लोगों ने इसलिए अफगानिस्तान को अप्रोच किया क्योंकि हमें अंदाजा था कि आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक दूसरे के दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन जो है वो उसके साथ दोस्ती जो है वो कोई बुरी चीज नहीं है। जो दहशतगर्द आप पकड़ते हैं या एलिमिनेट करते हैं, उसके पास से पहले क्या मिलता था? आप 2021 से पहले देखें, आपको उससे क्लैशनकोफ मिलती थी, आपको उससे कोई हैंड ग्रेनेड्स मिलते थे। आज आपको उससे वो असलहा मिलता है जो दुनिया के जो बड़े इकोनॉमिकली बेहतरीन ममालिक है उनकी फौज के पास वो असलहा नहीं है जो आज आप ये दहशतगर्दों से पकड़ते हैं। ये जो अब कशीदगी बढ़ती जा रही है, क्या ये पाकिस्तान भारत की तरह कशीदगी का सिलसिला चलता रहेगा या खत्म हो जाएगा अवसर से? आने वाले दिनों में हालात मजीद खराब होंगे। हमने 2 सूबों में 7 दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए हैं। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट इसके ऊपर मजीद क्या प्लानिंग कर रही है? वहाँ पे ऐसी अब अप्रोच है काबुल में इस वक्त कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है, और सिर्फ वजह क्या है कि उनको वो जो डॉलर्स की चमक दिखाई दे रही है ना जो भारत उनको दे रहा है। क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में भारत और अफगानिस्तान एलानिया तौर पर पाकिस्तान की मुखालफत कर सकते हैं? भारत में जाकर डीप इनसाइड इंडिया जो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, जो कि मुश्किल है। अफगानिस्तान में तो कुछ मुश्किल नहीं है। क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का या खान साहब का क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखे तो लगता है कि खान साहब किसी भी वक्त हुकूमत में आ सकते हैं। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होता है। अभी आपने खुद कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दी, उनको हुकूमत नहीं दी गई। नहीं दी। किसने नहीं दी? जिसने तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी थी। नून लीग को किसने हुकूमत दी? जिसने इमरान खान को हुकूमत दी थी। हैदर भाई, आपको मैं देखता हूँ अक्सर आप इंडिया के चैनल्स के ऊपर भी अर्नब गोस्वामी के साथ भी मुख्तलिफ शोज़ में बैठे नज़र आते हैं हमें। आपको वो पैसे देते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खुर्रम मनीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंकर पर्सन और तजिया निगार हैदर हयात, जिनकी हालत हाज़िरा पर बड़ी कड़ी नज़र रहती है। आज उनको मैंने स्टूडियो में मदऊ किया है 2 मौज़ूआत के ऊपर बात करने के लिए। नंबर 1 पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर कशीदगी, और नंबर 2 बानी तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की सेहत का मामला। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर कशीदगी के ऊपर। हालिया कुछ वक्त में हमने देखा जब से तालिबान हुकूमत आई है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कोई ख़ासे बेहतर नज़र नहीं आ रहे। अफ़गानिस्तान का झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा भारत की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या वजह है? अच्छा खुर्रम, इसमें अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएँ, जिस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी बरसर इक़्तिदार था तो उस वक्त भी पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। अफ़गान सरज़मीन मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही थी, और जो अफ़गान तालिबान का जो दोहा अकॉर्ड हुआ, जो पीस प्रोसेस था सारा, उसमें पाकिस्तान को इस हवाले से बड़ा ग्लोबली क्रिटिसाइज़ किया गया, बिलखुसूस वेस्ट की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान उसमें अफ़गान तालिबान को फैसिलिटेट कर रहा था। और जिस वक्त अफ़गान तालिबान काबुल में बरसर इक़्तिदार आए तो उस वक्त लोगों की अप्रोच ये थी कि शायद उनको लाने वाले भी हम हैं, वहाँ पर हुकूमत साजी का जो सारा प्रोसेस है उसको भी पाकिस्तान मैनेज कर रहा है, और पाकिस्तान का बड़ा असर और रसूख होगा वहाँ पे। हमारे ताल्लुकात ज़रूर अफ़गान तालिबान के एक ग्रुप के साथ अच्छे थे, या एक सॉफ्ट कॉर्नर एक ग्रुप अफ़गान तालिबान का हमारे लिए रखता था, लेकिन एक बड़ा चंक और बाइख्तियार और ताकतवर चंक जो इस वक्त अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, वो कभी भी पाकिस्तान को लेकर उनके दिल में कोई पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं थे। गो कि इस सारे पीस प्रोसेस के अंदर वो भी वाया पाकिस्तान अमेरिका के साथ बात करते रहे, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये सारे पीस प्रोसेस में पाकिस्तान ने अपना क्या किरदार अदा किया, या इससे पहले भी पाकिस्तान का वहाँ पर क्या रोल रहा है। दुनिया उसको बड़ा नेगेटिव देखती है, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत सफ़र करता रहा। बहरहाल अब आते हैं अफ़गानिस्तान में तालिबान आ जाते हैं, और तालिबान के आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताल्लुकात उनसे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। मेरी अफ़गान तालिबान के साथ उनका बड़ा कांटेक्ट रहा। उनके जो कह लें कि एक टॉप टियर है उनमें चंद लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में रहा। इनफैक्ट उनको ग्लोबली इंटरनेशनल मीडिया के साथ उनका जो एक्सपोजर था उसमें भी समहाउ एक छोटा सा ब्रिज जो है वो मैं बना, और मैंने पहली कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी ये पीस प्रोसेस से पहले, जिसमें मैंने अफ़गान तालिबान को एंगेज किया था। अच्छा। तो वो कॉन्फ्रेंस हमने जब होस्ट की, मेरा उनके साथ एक कनेक्शन डेवलप हुआ। फिर उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने उनको इंटरनेशनल मीडिया के साथ उनका एक्सपोजर जो है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया।
अप्रोच यही थी कि मैं भी ये समझता था कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और मेरा भी उन लोगों में मेरा भी शुमार था जो ये समझते थे कि अगर अफ़गान तालिबान अफ़गानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आ जाते हैं तो एटलीस्ट हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। अफ़गान तालिबान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हमारे साथ जो एसोसिएशन है उसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम जैसे ही इक़्तिदार में आएंगे तो पाकिस्तान हमें रिकग्नाइज़ करेगा। लेकिन पाकिस्तान की अप्रोच थी कि जो एक ग्लोबली एक इम्प्रेशन है अफ़गान तालिबान का, उस इम्प्रेशन से बाहर निकलने के लिए कुछ इक़दाम करें जो ख़वातीन की के हकूक़ के हवाले से, फिर बच्चों की पढ़ाई, ख़वातीन की जो लड़कियों की पढ़ाई के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, जो इनके ऊपर कुछ लोगों को जो अप्रोच है कि अफ़गान तालिबान स्ट्रिक्ट हैं इस हवाले से। तो पाकिस्तान का भी ख्याल ये था कि वहाँ पर ये थोड़ा सा सॉफ्ट होंगे, इनका ग्लोबल इमेज थोड़ा बेहतर होगा और उसके बाद ग्रेजुअली हम इनको रिकग्नाइज़ भी करेंगे। और अकेला पाकिस्तान नहीं, उस वक्त तो ये काम हो रहा था कि इस खित्ते के कुछ अहम ममालिक मिलकर अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज़ करेंगे, जिनमें चाइना शामिल है, जिनमें रशिया शामिल है, जिनमें पाकिस्तान शामिल है। तो इस तरह की जो है वो एंगेजमेंट्स हो रही थी। फिर हम ये देखते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन मैं चूंकि इंडियन मीडिया पे भी जब जाता था तो हम वहां पर बैठकर अफ़गान तालिबान का दिफा किया करते थे। भारतीय मीडिया उनको गालियां निकालता था, दहशतगर्द कहता था, हम उनका पॉजिटिव चेहरा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन हमने ये देखा कि भारत ने तो इस चीज़ को देख लिया कि अब हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, उन्होंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उन्होंने अफ़गान तालिबान को एंगेज किया और अफ़गान तालिबान ने अपना पूरा झुकाव जो है वो भारत की जानब कर दिया। और अब हम देख रहे हैं कि अशरफ गनी से ज़्यादा फैसिलिटेशन जो है वो इस वक्त अफ़गान तालिबान इस वक्त उन अनासर की कर रहे हैं जो अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अभी जो मामलात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसमें अफ़गान तालिबान की जो अप्रोच है उसका एक बड़ा मसला है, और वो लोग इस वक्त मुकम्मल तौर पर टिल्टेड एंड टुवर्ड्स इंडिया, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि कुछ और ऐसे बड़े अहम ममालिक हैं, मैं अभी उनका नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, जो हम लोग समझते हैं कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो भी अफ़गान सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें TTP को समहाउ उनकी बैकिंग जो है वो हासिल है। इस खिते में भारत के अलावा भी हमारा कोई दुश्मन है? नहीं, वो हमारे दुश्मन नहीं है, उनके इंटरेस्ट हमारे साथ नहीं है, उनके इंटरेस्ट कुछ और ममालिक के साथ हैं जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं। तो वो नहीं, चाइना भी नहीं, बस कह लें कि कुछ और हमारे बिरादर इस्लामी ममालिक हैं। अच्छा, उनमें से कुछ जो है वो इसमें थोड़ा बहुत रोल उनका भी है। बहरहाल इस वक्त जो काबुल और कंधार दो ग्रुप्स इस वक्त अफ़गान तालिबान के मेजर दो ग्रुप्स हैं, उनमें जो कंधारीज हैं वो एक बड़ी स्ट्रिक्ट उनका व्यू पॉइंट है, और वो एक ऐसी अप्रोच के साथ अफ़गानिस्तान को चलाना चाहते हैं कि जिससे अफ़गानिस्तान चल नहीं सकता। और काबुल ग्रुप जो है उनकी मजबूरी ये है कि अगर वो उनका साथ नहीं देते तो अल्टीमेटली ये पूरा जो इस वक्त अफ़गान ग्रुप जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है तालिबान का, इनकी ग्रिप फिर अफ़गानिस्तान पर कमज़ोर होती है, जो कि अभी भी मजबूत नहीं है। ये मुकम्मल अफ़गानिस्तान इनके कंट्रोल में नहीं है। वहाँ पर जो रेजिस्टेंस फ्रंट है वो उन्होंने इनकी नाक में दम किया हुआ है। फिर और दीगर जो है वो वहाँ पर ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं जिन्होंने कुछ कुछ इलाकों के ऊपर अपना जो है वो कह लें कि छोटी छोटी हुकूमतें स्टेट विद इन स्टेट जो है वो उन्होंने बनाई हुई हैं। तो उनकी मजबूरी ये है कि काबुल वाले वो चाहते हैं कि हमारा सॉफ्ट इमेज जाए, वो चाहते हैं कि ख़वातीन के ऊपर जो इतनी पाबंदियां हैं इनको थोड़ा नरम किया जाए। उनकी तालीम के हवाले से उनकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, वो दुनिया के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं और उसकी कनेक्टिविटी के लिए उनको अंदाज़ा है कि उनको क्या करना है, लेकिन उसमें रुकावट है वो कंधार ग्रुप। और वही कंधार ग्रुप जो है वो इस वक्त भारत के साथ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जो है वो पोजीशन लिए हुए है। और पाकिस्तान में जो अप्रोच है वो अब बिल्कुल क्लियर है कि हम लोग अब इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारे ख़िलाफ़ आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो, हम आपको एविडेंसेस दें, हम आपको प्रूफ्स दें, हम आपको बंदे लोकेट करके दें, और हम आपसे ये भी तकाजा नहीं कर रहे कि आप उनको पकड़ के हमें दे दें। हम कह रहे हैं आप इनको पकड़ें, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, हमने सबूत दे दिए आपको, लेकिन ना आप उनको पकड़ रहे हैं, ना आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, आप उल्टा उनको हमारे खिलाफ फैसिलिटेट कर रहे हैं, आप जो है वो उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, आप उनको हमारे खिलाफ एज अ वेपन इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अप्रोच पाकिस्तान की बड़ी क्लियर है कि मतलब एनफ इज एनफ।
आप हमारे भाई हैं, तब जब आपके अंदर भी ये जज्बा है। अगर आप जो है वो हमारी पीठ पर जो है वो छुरा घोंपेंगे तो हम तो सीने पे वार करेंगे। और अब पाकिस्तान वही कर रहा है। हमने देखा कि जो रिसेंट वेव पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आई, हमारे जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल एक शहीद हुए, उनके साथ हमारे फौज के और जवान शहीद हुए, हमारे शहरों को उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। इस्लामाबाद के अंदर इमाम बारगाह में जो धमाका हुआ, केपीके के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब तो टीटीपी से हटके वो बीएलओ को सपोर्ट करना शुरू हो गए हैं। तो अगर आप हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करेंगे और आप बदले में ये तवक्को करें कि पाकिस्तान आपको रिकग्नाइज भी करे, पाकिस्तान जो है वो आपको ट्रेड के लिए रूट्स भी फराहम करे, पाकिस्तान आपकी इमदाद भी करे, तो मतलब आप पाकिस्तान को कुछ चूचा समझ रहे हैं ना। मतलब पाकिस्तान की इन आप जज्बात का जो है वो नजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान की अप्रोच क्लियर है। मैं एटलीस्ट अपनी स्टेट की अप्रोच के साथ खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही पोजीशन है। हमारे बहुत से लोग यहाँ पे वो ये भी बातें करते हैं ना कि जी अफगान तालिबान ने, देखें जी उन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, उन्होंने अमेरिका को यहाँ से भगा दिया। ये सारे ये कहने को ये बातें बड़ी आसान है। अफगान तालिबान ने किस तरह सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, वो जो हकायक जानते हैं उनको अंदाजा है इस चीज़ का। कुछ बताएंगे इस बारे में? सर देखें, अब तो खैर क्लियर है, मैं क्या बताऊं आपको। बस छोड़ दें उसको, हम लोगों ने क्या किया या क्या किरदार रहा है। आज देखें ना उस वक्त के जो हालात थे ना, आज लोग ये भी कहते हैं कि हम लोगों ने उस वक्त जो फैसले किए आज हम उनका खुमियाजा भुगत रहे हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ फैसले वक्त के हद और हालात के हिसाब से आपकी मजबूरी होते हैं। उस वक्त जिस वक्त सोवियत यूनियन जो है वो अफगानिस्तान में जंग जारी थी वहां पर जी, तो इस बात का खदशा था कि वो जंग फैलेगी और वो पाकिस्तान तक आएगी आफ्टर अफगानिस्तान। ऐसे में उसको रोकने के लिए हमें ऐसे मामलात करने थे कि हम उसको वहां तक महदूद करें और वहां पर ख़त्म करें। तो बस मेरा ख्याल इतना काफ़ी है कि वो वहां पर ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर अफगानिस्तान से अमेरिका किस तरह गया, उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार था? मगरब तो गालियां निकालता रहा उसमें पाकिस्तान के रोल पर। तो ये ऐसी गेमें नहीं है जो सामने आती है, जो सामने आती हैं। आप वो पहले और आखिरी सहाफ़ी थे जिसने फॉल ऑफ काबुल से पहले और बाद में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का इंटरव्यू किया। उस टाइम पे उनकी क्या अप्रोच थी और उस वक्त की अप्रोच में और आज की अप्रोच में क्या फ़र्क है? अच्छा, जिस वक्त फॉल ऑफ काबुल हुआ हमारे पास ये खबरें आई कि अफ़गान तालिबान जो है वो काबुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जी, और अगले 24 से 48 घंटों में वो काबुल टेक ओवर कर लेंगे। उस वक्त ये खबरें आ चुकी थी कि अशरफ गनी अफ़गानिस्तान से फ़रार हो चुका है। अफ़गानिस्तान से अफ़गानियों के पैसा और उनका सोना और उनके एसेट्स जो कुछ वो लेके जा सकता था तो वहाँ से लेकर फ़रार हो चुका था। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब को मैंने फ़ोन किया क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैंने एक कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश किया था, इनका एक ब्रिज बना था मैं। तो मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे सुहेल शाहीन साहब के साथ, अभी भी है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब के साथ, और कुछ इनके लीडरशिप में कुछ लोग थे उनके साथ मैं कांटेक्ट में था उस वक्त। तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने मुझे ये बताया कि बिल्कुल हम लोग अगले कुछ घंटों में, मतलब हमारे पास इत्तलात थी कि 24 से 48 घंटों में, लेकिन ज़बीहुल्लाह साहब ने मुझे बताया कि अगले 2 से 3 घंटों में हमारे जो जंगजू हैं वो काबुल शहर के अंदर होंगे। और अब ये 24 से 48 घंटे वाली बात नहीं है, अब हम अगले चंद घंटों में जो है वो काबुल पर हमारा कंट्रोल होगा। और वजह यही थी कि जब आप अपनी जीत को इतना आप करीब आ जाते हैं ना उसके, तो फिर इंसान थोड़ा बेसब्रा भी हो जाता है। तो आना उन्होंने एक दिन बाद था, लेकिन तालिबान ने जो है वो काबुल शहर में गालिबन 15 अगस्त को वो दाखिल हुए और उन्होंने काबुल का कंट्रोल हासिल किया। जब काबुल का कंट्रोल उन्होंने हासिल कर लिया तो ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब की मुझे कॉल आई, कुछ जिस वक्त मेरा पहला कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ उससे कोई 4-5 घंटे के बाद मुझे उनकी कॉल आई कि मैं अब अगले आधे पौने घंटे के बाद मेरा नंबर बंद होगा, अगर आप मुझे इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आप मुझे कर लें। मैंने फिर फौरी तौर पे ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब का एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने बताया कि अब हम लोगों ने काबुल जो है उसको टेक ओवर कर लिया। तो फिर उसके बाद ग्रेजुअली मेरा उनसे कांटेक्ट जो है वो कम होता गया। जब मैंने, मुझे याद है जब पहला इंटरव्यू मैंने करना था तो मैं बड़ा खुद एक्साइटेड था जब मैंने ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब को फर्स्ट टाइम इंटरव्यू करना था। तो क्योंकि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का नाम तो बहुत से लोगों ने सुना था लेकिन उनकी शक्ल से कोई वाकिफ़ नहीं था, और मेरा उनके साथ टाइम हुआ जूम के ऊपर, मैंने जूम पे इंटरव्यू करना था। तो जब मैं हम इंतज़ार में थे, उन्होंने भी कनेक्ट कर लिया आगे, तो ज़बीहुल्लाह साहब अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने पूछा कुछ देर के बाद कि हमने इंटरव्यू शुरू करना है तो अगर आप अपनी वीडियो ऑन करें, तो उन्होंने कहा कि
मेरा चेहरा जो है वो मैं नहीं दिखा सकता, तो ये पर्दे में है। मैंने उनसे पूछा कि क्या वजह, उन्होंने कहा कि मैं अभी एक्सपोज नहीं कर सकता अपना आप। बहरहाल फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का हम लोगों ने जूम पे इंटरव्यू किया, लेकिन उनकी तस्वीर जो है वो नहीं। और उस वक्त बहुत से लोग ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की जो तस्वीर लगा रहे थे, वो एक उनके वर्दक थे, डॉक्टर थे, PhD थे, उनके नाम के आगे वर्दक आता था, वो उनकी तस्वीर इस्तेमाल करते थे। वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद नहीं थे जिनकी तस्वीर इस्तेमाल होती थी कि ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद हैं। तो बहरहाल फिर ग्रेजुअली जब उनकी गवर्नमेंट वहाँ पर बनी, ज़बीउल्लाह साहब उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने, तो फिर मेरा उनके साथ कांटेक्ट जो है वो कम होता गया। फिर उन्होंने उन दिनों में तो वो हर 2-3 दिन के बाद नंबर चेंज कर लिया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ तो कांटेक्ट कम रहा। लेकिन ये बात है कि उस वक्त चूंकि मैंने एक ब्रिज का रोल प्ले किया था, और बाद में भी मेरे बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे। मैं कतर गया, उनके पॉलिटिकल ऑफिस को विजिट किया, सुहेल शाहीन साहब को मैं वहाँ पर मिला, जो कतर में अब इस वक्त तो खैर उनके यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने उनको नॉमिनेट किया हुआ है एज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। और सुहेल शाहीन साहब जो हैं ये डेप्टी मिशन हेड भी रहे हुए हैं जिस वक्त अफगान तालिबान इससे पहले हुकूमत में थे, उस वक्त भी ये यूनाइटेड नेशंस में सर्व कर चुके हैं, और आजकल वो कतर में अफगानिस्तान के एम्बेसडर भी हैं। तो उनसे बड़ी अच्छी जो है वो मुलाकात रही, चीज़ें बहुत अच्छी थी। उनसे जब बातें करते थे वो बहुत पॉजिटिव थे टुवर्ड्स पाकिस्तान। लेकिन ग्रेजुअली जिस तरीके से अब हालात बने हैं, और उसमें उन लोगों को जब मैंने देखा है तो मैं खुद बड़ा हैरान था, और शायद उन लोगों को देखने के बाद मैंने अपनी अप्रोच भी तब्दील की कि नहीं, मैं शायद मेरी अप्रोच गलत थी कि अफगानिस्तान में हुकूमत में आएंगे तो पाकिस्तान के साथ उनके मामला बेहतर होंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। और अब तो मैं इस चीज़ का ओपनली इजहार करता हूँ कि हाँ, उस वक्त मेरी अप्रोच जो थी वो आज मुझे लगता है कि वो गलत अप्रोच थी। भारत को बिलवास्ता इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, भारत ने अशरफ गनी के दौर में इन्वेस्टमेंट की आड़ में अफ़गानिस्तान का रुख किया, और वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, और वो एक्सपोज्ड हैं, सारी दुनिया जानती है कि भारत ने वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स बनाए, दहशतगर्दों को ट्रेन किया। और आपको एक और मज़े की बात बताऊँ कि वो अफ़गान आर्मी जो तालिबान के सामने कुछ घंटे भी रेजिस्ट नहीं कर सकी थी, उसकी ट्रेनिंग भी माशाल्लाह भारतीयों ने की थी। अच्छा, ठीक है। तो बहरहाल जिस वक्त अफ़गानिस्तान में तालिबान आए तो भारत और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ख़राब हो चुके थे, लेकिन ग्रेजुअली भारत ने उनको कुछ दीगर ममालिक के थ्रू कांटेक्ट करना शुरू किया, और जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हुए उस वक्त भारत जो है वो उनके ज़्यादा करीब हुआ। और ये बात तो इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स मेरे प्रोग्राम में कह चुके हैं कि हम लोगों ने इसलिए अफ़गानिस्तान को अप्रोच किया क्योंकि हमें अंदाज़ा था कि आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के दुश्मन हैं, और दुश्मन का दुश्मन जो है वो उसके साथ दोस्ती जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी कोई दुश्मनी तो नहीं है, हमारा एक इख्तलाफ था उनकी अप्रोच के साथ। अगर उनकी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है तो वो अप्रोच परे है, पहले पाकिस्तान के साथ जिसकी दुश्मनी है वो हमारा दोस्त है। और जो कुछ अशरफ गनी के दौर में भारत करता रहा है, अब उससे ज़्यादा जहरीला हुआ वहाँ पर भारत, और उससे ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर अब भारत वहाँ पर मामला देख रहा है। क्योंकि अशरफ गनी के दौर में तो फिर भी समहाउ चीज़ें एक्सपोज्ड थीं, और जो है वो दुनिया को ये लगता था कि शायद ये यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो जाएगा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अफगान तालिबान ने तो खुली छूट दे दी है ना उनको कि आप जो मर्जी करें। और अभी आपने देखा होगा, बड़ी पिछले दिनों बातें हुई कि भारत ने अपना डिफेंस बजट जो है उसमें 15% इजाफा किया, तकरीबन 85-85 अरब डॉलर्स का उनका डिफेंस बजट है। ये ऑन पेपर है, बुनियादी तौर पर भारत 109 अरब डॉलर्स जो है वो अपने डिफेंस पर खर्च कर रहा है। जो अगले 24 अरब डॉलर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज के ऊपर खर्च कर रहा है। और आज आप देखें ना, आप जो दहशतगर्द आप पकड़ते हैं या एलिमिनेट करते हैं, उसके पास से पहले क्या मिलता था? आप 2021 से पहले देखें, आपको उससे क्लैशनकोफ मिलती थी, आपको उससे कोई हैंड ग्रेनेड्स मिलते थे। आज आपको उससे वो असलहा मिलता है जो दुनिया के जो बड़े इकोनॉमिकली बेहतरीन ममालिक हैं उनकी फौज के पास वो असलहा नहीं है जो आज आप ये दहशतगर्दों से पकड़ते हैं। यानी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि 15 से 20 हज़ार डॉलर्स का असलहा एक दहशतगर्द के पास से मिलता है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये इतना जो है, और जो दुनिया के एस्टैब्लिश्ड ममालिक हैं वो अपने फौजियों के ऊपर 20 से 25 हज़ार डॉलर्स जो है वो खर्च कर। हमारे पास इतना नहीं पैसा, हम अपने एक फौजी के पास इतना, भारत नहीं देता खुद, लेकिन इनको देता है, इनको फंड करता है। यस।
ये जो अब कशीदगी बढ़ती जा रही है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसका क्या मुस्तकबिल है? क्या ये पाकिस्तान भारत की तरह कशीदगी का सिलसिला चलता रहेगा या ख़त्म हो जाएगा कुछ अरसे में? देखें, पाकिस्तान और भारत के मामला तो और है, हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो हैं वो और है, अफ़गानिस्तान को लेकर मामला और है। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट कोई जंग तो नहीं लड़ सकता, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी वो नहीं है, उनके पास फ़िज़ाइया नहीं है। आजकल की जंगों में तो फ़िज़ाइया का बड़ा अहम किरदार है, तो उनके पास वो सब कुछ नहीं है। वो क्या करेंगे? वो इसी तरह BLA को सपोर्ट करेंगे, वो इसी तरह TTP को सपोर्ट करेंगे, वो इसी तरह उन दहशतगर्द अनासर को, उन दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाएं, पाकिस्तान के अंदर बदअमनी करें। तो वो कर रहे हैं और वो करते रहेंगे आगे भी, जब तक चीज़ें बेहतर नहीं होती। और मुझे मुस्तकबिल करीब में तो चीज़ें बेहतर होती दिखाई नहीं दे रही। मुझे खुद ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में हालात मज़ीद ख़राब होंगे। अभी हमने 2 सूबों में 7 दहशतगर्द ठिकाने तबाह किए हैं, आगे हो सकता है कि 70 भी करने पड़े। नहीं, आप कह रहे हैं कि हालात मज़ीद ख़राब होंगे, तो क्या इसका मतलब है कि पाकिस्तान को इस वक्त सिक्योरिटी खदशात लाहक है? डेफिनेटली हमें किस नौयत के? इस नौयत के कि भारत के साथ जो हमारा मामला है ना, वो सरहद पर है और वहाँ से चीज़ें शुरू होंगी। यहाँ पर चीज़ें भारत से ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ सियासी हालात की वजह से भी माहौल ऐसा बन गया है कि दहशतगर्दों के लिए, TTP के लिए, BLA के लिए उनको समहाउ पाकिस्तान के सियासी हालात का फ़ायदा उठाने का मौका हमने दे दिया। और जो एक लाइजन हमारा डेवलप नहीं हो रहा KP के गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी वजह से भी मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा इजी ग्राउंड मिल गया पाकिस्तान। और वो जो करने की कोशिश करते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जिस हद तक उनको रोक सकती हैं, उनको एलिमिनेट करती हैं, उनके ख़िलाफ़ मतलब ऑपरेशंस चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो चल रहे हैं, मुसलसल चल रहे हैं। लेकिन जब तक मुकामी सतह पर उनकी सपोर्ट ख़त्म नहीं होगी, उन अनासर को नहीं पकड़ा जाएगा, उनकी निशानदेही नहीं की जाएगी, उनको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनको समझाया नहीं जाएगा, तब तक जो है वो हमें अपने गार्ड्स जो हैं वो भाई रखने होंगे। आप क्या समझते हैं कि इंटरनेशनल बॉडीज़ लाइक यूनाइटेड नेशंस या OIC वगैरह, उनका इसमें क्या रोल है? वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकते? देखिए, यूनाइटेड नेशंस तो बिल्कुल नहीं कर सकता। OIC उस हद तक ज़रूर था कि इस्लामी ममालिक थोड़ा सा प्रेशराइज करते। आपको याद होगा अभी जब रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारा अफ़गानिस्तान के साथ, उस वक्त कतर ने कोशिश की, उस वक्त तुर्किया ने कोशिश की, उस वक्त सऊदी अरब ने कोशिश की, उस वक्त ईरान ने कोशिश की, उस वक्त चीन ने कोशिश की, रूस ने ऑफ़र किया। ये वो ममालिक हैं जिनका समहाउ इन्फ्लुएंस है अफ़गान तालिबान के ऊपर। देखें ना, कतर उनको पैसे देता है, तुर्किया उनको पैसे देता है, उनको सऊदी अरब पैसे देता है, उनको रूस की मदद हासिल है, उनको चीन जो है वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है, तो चीन के साथ उनके अच्छे रवाबत हैं। रूस ने तो उनको रिकग्नाइज भी किया। मेरा ख्याल है रूस गालिबन वाहिद मुल्क है अभी तक जिसने अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को रिकग्नाइज किया। तो रूस ने भी ऑफ़र किया, लेकिन वहाँ पे ऐसी अब अप्रोच है काबुल में इस वक्त कि वो किसी को सुनने को तैयार नहीं है। और सिर्फ वजह क्या है कि उनको वो जो डॉलर्स की चमक दिखाई दे रही है ना, जो भारत उनको दे रहा है। आप जिस वक्त हमारे इस्तांबुल में मुज़ाकरात जारी थे, जो इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस थी, उस वक्त हमारे लोगों ने एविडेंस दिया उनको, जिसमें रॉ अफ़गान लीडरशिप को डॉलर से भरे बैग्स दे रही हैं। और मकसद क्या है? उनको वो भारत जो है वो उनका खैरखा तो नहीं है अफ़गानिस्तान का, भारत तो सिर्फ मौके का फ़ायदा उठा रहा है। तो उनको डॉलर से भरे बैग्स जो दिए जा रहे थे वो इसीलिए दिए जा रहे थे कि जनाब आपकी सरजमीन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम वहाँ से दहशतगर्दी करवा रहे हैं पाकिस्तान में, आपने उनको कुछ नहीं कहना। और अफ़गान तालिबान बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह उनकी बात मानने में। तो ये हमारा जो प्रेशर वाली बात है या दीगर ममालिक के किरदार की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि जब तक अफ़गानिस्तान में अप्रोच तब्दील नहीं होगी। और इस वक्त मुझे लगता है कि वहाँ पर हालात जो बन गए ग्रेजुअली, खुद अफ़गान तालिबान की वजह से वहाँ पर जो हालात बने, देखिए वहाँ पर बदअमनी है, वहाँ पर मौशी तौर पे लोग तो बड़ी बातें करते हैं ना सोशल मीडिया पर बैठकर। इस वक्त 90% से ज़ायद वहाँ पर गुर्बत की शरह हो चुकी है। लोग एक वक्त के खाने को तरसते हैं वहाँ पर तालीम के मामलात हैं, लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हुकूमत जो है वो उनको रोकती नहीं है, सिर्फ उनको ज़बरदस्ती करती है, उनके ऊपर जुल्म करती है। ह्यूमन राइट्स के जितने इशूज़ हैं, तो वहाँ पर वो कुव्वतें जो अफ़गान तालिबान को पसंद नहीं करती, अब वो शायद मुतहरिक हो रही हैं। और शायद वो ग्रुप्स भी जो इस वक्त अफ़गान हुकूमत में हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर यहाँ पर रिजीम चेंज नहीं होती, यहाँ पर इक़्तिदार पे जो शख्स बैठा हुआ है, जिसके पास सारी ताकत है, इख्तियार है, उसको
हटाया नहीं जाता तो हमारी ग्रिप मजबूत नहीं होगी, कमज़ोर होगी, और उसका नुकसान उनके मुखालिफिन को होगा। तो मुझे लगता है कि शायद माहौल वहाँ पर बन रहा है कि खुद ही वहाँ पर कोई तब्दीली आ जाए। क्या समझते हैं कि अगर ऐसी कोई तब्दीली आती है विद इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए कोई पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है मज़ीद? देखें, अगर तो हालात ख़राब होते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए जो है वो कोई पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं होंगी। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप ऐसा शख्स अफगानिस्तान में बरसर इक़्तिदार आता है जो सॉफ्ट अप्रोच के साथ, सिर्फ पाकिस्तान को लेकर नहीं, ओवरऑल अपनी पब्लिक के लिए सॉफ्ट अप्रोच के साथ आता है, उनकी खुशहाली के लिए काम करता है, उनके ऊपर सख्तियाँ नहीं करता, उनको उनकी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का मौका देता है, तो फिर शायद चीज़ें उस कदर ख़राब ना हो। आपके मामला के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रहती है, तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी फ़ौज अब इसके ऊपर मज़ीद क्या प्लानिंग कर रही है? हमारा प्लान क्लियर है, हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हों अफ़गानिस्तान के साथ, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान भी ये चाहता है और अफ़गानिस्तान भी हमें ये सिग्नल्स दे कि जनाब हम भी ये चाहते हैं, अगर आप ये ऐसा नहीं करेंगे, आप उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते हैं, आप उनको पनाह देंगे, आप उनको पैसे देंगे, आप उनको रहने की जगह देंगे, आप उनकी देखभाल करेंगे, उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, तो फिर भाई हम भी मेहमान नवाजी करेंगे, वो फिर अपने तरीके से करेंगे। क्या समझते हैं कि इस मामले का कोई मुस्तकिल हल है कि नहीं है, कि मुस्तकिल इस हल तरह ही चलेगा? नहीं, चलना तो नहीं चाहिए ऐसे, और ना ऐसा चल सकता है। आप कब तक इस तरीके से चला सकते हैं चीज़ें? देखिए, अफ़गानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसा ही है। अफ़गानिस्तान को अपने मौशी पहिए को चलाने के लिए ना पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है। बैठकर जज्बाती स्टेटमेंट्स दे देना डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, जिस तरह भारत में मोदी दे देता है, वो आजकल अफ़गानिस्तान में भी तालिबान की हुकूमत यही सब कुछ कर रही है। वो जज्बाती स्टेटमेंट्स दे देना बहुत मतलब आसान है कि जी हम लोग चाबहार को इस्तेमाल कर लेंगे ट्रेड के लिए, लेकिन जिस वक्त चाबहार को आप इस्तेमाल करेंगे, पैसे तो आपके पास पहले नहीं है, आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करेंगे? भारत आपका कितना को साथ दे देगा? और लिमिटेड है भारत ना। में तो 70 करोड़ लोगों के पास वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। वो तो सिर्फ पाकिस्तान की वजह से आप लोगों को जो है वो थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं, और उसका भी मकसद ये है कि आप सिर्फ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल होने दें पाकिस्तान के खिलाफ, जो कि आपने खुद वादा किया था कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, ना सिर्फ पाकिस्तान, किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो आप थोड़े टाइम के लिए तो शायद ठीक है, आपने जज्बाती स्टेटमेंट्स दे दी हैं, आप कर सकते हैं, आप लंबे अरसे तक चीज़ों को ऐसे नहीं चला सकते। इसमें पाकिस्तान के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं है, पाकिस्तान के पास और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हक में भी यही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन ज़्यादा मसाइल अफगानिस्तान के लिए हैं, और वहाँ पर गुर्बत की जो शरह मैंने आपको बताया कि 90% से ज़्यादा है। हर शख्स वहाँ पर तंग है, ये नहीं कि हर दूसरा शख्स, हर शख्स तंग है वहाँ पर। तो वहाँ पर चीज़ें ऐसे ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलाई जा सकती। क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में भारत और अफगानिस्तान एलानिया तौर पर पाकिस्तान की मुखालफत कर सकता है जंग की सूरत में? देखिए, जिस वक्त रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस वक्त बहुत से लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद भारत, चूंकि भारत भी कहते हैं ना कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया हुआ है, गो कि मैं ये समझता हूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर पॉज्ड नहीं है, ये जो कुछ हो रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर ही है, जो पाकिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए भारत दहशत गर्दी करवा रहा है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है भारत की जानिब से, लेकिन उस वक्त ये ख्याल था कि शायद भारत पाकिस्तान को 2 फ्रंट वॉर पे जो है वो लाकर फंसाने की कोशिश करेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 पाकिस्तान की अफवाज वो कैपेबल हैं 2 फ्रंट वॉर के। अफ़गानिस्तान को मतलब अगर हम भारत में जाकर डीप इनसाइड इंडिया जो स्ट्राइक्स कर सकते हैं, जो कि मुश्किल है, अफ़गानिस्तान में तो कुछ मुश्किल नहीं है। वहाँ पर कोई कार्रवाई करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हम वहाँ पर अगर खुदा ना खास्ता, वो DGISPR ने भी कहा था ना कि आप अगर इधर से आएंगे उधर से आएंगे करके देख लो, फिर हम जब जवाब देंगे तो मज़ा ना आया तो पैसे वापस। तो यकीनन ये सिर्फ उनकी कहने की बात नहीं थी, हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी इस तरह की है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अल्लाह ना करे जंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारी फ़ौज आपको वो सब कुछ करके दिखाएगी कि मज़ा ना आया तो फिर पैसे वापस। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई बात आती है तो सबसे पहले पाकिस्तान में मौजूद हुकूमत और अपोजिशन को देखा जाता है कि वो आपस में किन पॉइंट्स पे बैठे हैं। हम हालिया दौर की बात करें, इस वक्त हुकूमत है मुस्लिम लीग नवाज़ की, अपोजिशन में है तहरीक इंसाफ के बानी जनाब इमरान खान साहब। उनकी सेहत के मामले को लेके काफ़ी ख़बरें आती रही हैं, तशवीशनाक ख़बरें भी सामने आई, जिसके ऊपर उनकी अपनी पार्टी के अंदर से भी मुख्तलिफ बयानिए सामने आए।
वो पार्टी तो इस टाइम अपने बयानी पे खैर मौजूद नहीं, वो एक अलग बहस है। आपके पास उसके बारे में क्या खबर है कि उनकी जो इतलात आ रही है हमारे तक कि उनकी एक आंख जो है तकरीबन जा चुकी है, ये बात सच है? अच्छा नहीं मेरे पास इस हवाले से ख़बर तो कोई नहीं है, लेकिन पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब को बतौर साबिक़ वज़ीर आज़म या बतौर एक कैदी भी उनको ये हक़ हासिल है कि वो अपना इलाज बेहतर तरीके से करवा सकें, और गवर्नमेंट को ये सारे इक़दाम नहीं करने चाहिए अगर वाक़ईतन उनकी आँख ज़ाया होने का कोई ख़तरा है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए, वो शायद समहाउ मुकाफ़ात अमल भी है। देखिए, खान साहब जिस वक्त बरसर इक़्तिदार थे, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, उनको इन्होंने गद्दारी के मुकदमे में पकड़ा और हरीपुर की जेल में गालिबन वो थे, जहाँ पर उन्होंने मल्टीपल टाइम रिक्वेस्ट की। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि सिमिलर मसला था जो खान साहब का मसला है, सेम यही प्रॉब्लम मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब को थी। तो उस वक्त उनके इलाज को लेकर गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया, और एजाज़ सैयद साहब के मुताबिक उनकी एक आंख ज़ाया हो चुकी है। तो अगर आप हुकूमत में रहते हुए अपने सियासी मुखालिफिन के साथ ये सलूक रखें, तो गो के गवर्नमेंट्स का काम ये नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कि वो इक़्तिदार में आए और अपने सियासी मुखालिफ को स्नब करे। लेकिन अगर आप खुद इक़्तिदार में रहकर ये सब कुछ करें और आप बदले में एक्सपेक्ट ये करें कि आपके साथ बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक मामला चले, होना यही चाहिए। लेकिन देखिए ना, आपने भी उसी प्रेसिडेंट को फॉलो किया जो माजी में होता रहे, और आपके साथ भी वही कुछ हो रहा है। लेकिन आपने मरीम नवाज़ को, हमजा शहबाज को, शहबाज शरीफ को, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं करता, मुझे नहीं पता कि उनको एसी मिला हुआ था या जो कुछ मिला हुआ था। मैं इतना जानता हूँ, हमजा शहबाज साहब को, मरीम नवाज शरीफ साहबा को और शहबाज शरीफ साहब को जिस कदर तंग किया जा सकता था इन्होंने किया था। मुझे जिस वक्त हमजा शहबाज साहब लाहौर की एक जेल में कैद थे, मुझे जेल के एक स्टाफ ने, बड़े सीनियर एक ऑफिसर था, उन्होंने बताया कि हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि किसी तरह की फैसिलिटेशन नहीं होनी चाहिए इनकी, और हर तरीके से आपने इनको एक आम कैदी के साथ जो सलूक है उससे ज़्यादा इनके साथ घटिया सलूक होना चाहिए। और अगर एक आम आदमी को आपने कोई फैसिलिटेशन दी हुई है जो कैदी का हक है, वो कुछ इनको फैसिलिटीज़ नहीं देनी आपने। तो आप बदले में एक्सपेक्ट करें, आपको तो खैर बड़ा कुछ मिला है ना, आपको तो डंबल्स भी मिले हुए हैं, आपको साइकिल भी मिली हुई है, आपको ट्रेडमिल भी मिली हुई है, आपको चिया सीड्स नाश्ते में मिलते हैं, देसी मुर्गे आप खा रहे हैं, आप जो है वो मटन खा रहे हैं, आप पता नहीं कौन कौन से खाने वहाँ पर खा रहे हैं। और फिर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत का जो रवैया है खान साहब के साथ है वो गलत। लेकिन जो कुछ खान साहब ने अपने सियासी मुखालिफिन के साथ किया, आज उससे एक कदम आगे जाकर उनके सियासी मुखालिफिन उनके साथ वो सब कुछ कर। लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? अभी देखें, आज जब तक ये इस वक्त जो लोग इक़्तिदार में हैं या इस वक्त जो लोग अपोजिशन में हैं, जब तक ये मुल्क में सियासत में रहेंगे, ऐसी चीज़ें चलेंगी। हमारे पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन यही है, आप कुछ करें, मुझे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हालात इस तरह के, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। आपने बड़ी शानदार बात की है, आप कुछ करें या मैं कुछ करूं। इसी तरह फिर हमारे एक साफ़ी भाई हैं सैयद इकरारुल हसन जी, उन्होंने सियासी तरीका आगाज़ कर दिया कि एक आम आदमी ऊपर आएगा। अच्छा देखिए, उसमें भी तहरीक इंसाफ के मैं लोग देख रहा हूँ कि बड़ा उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं ये समझता हूँ कि इकरार भाई ने बहुत एक अच्छा उनका फ़ैसला है। देखें, किसी पर तनकीद करना या उसको मशवरा देना तो आसान है ना, जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि आप कुछ करें। मज़ा तो तब है ना अगर मैं आपको मशवरा देता हूँ और ख़ुद मैं कुछ करके दिखाता हूँ। ठीक है, उनकी जो मूवमेंट है या उनके जो मकासद हैं उनमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होती कि अलग बहस है। एटलीस्ट उन्होंने इनिशिएट तो किया, इसको उन्होंने आगाज़ तो किया ना। उन्होंने जो है वो अपनी सियासी जमात का ऐलान किया है, उस हवाले से अब वो जो है वो मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। बाकी फिर उसमें वो कामयाब होते हैं या नहीं होते, ये तो बात की बात है। लेकिन मैं बहरहाल इस चीज़ को मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव कदम है उनकी तरफ से। एक तासुर पाया जा रहा है कि खान साहब को डील की ऑफर अक्सर की गई, लेकिन उन्होंने नहीं ली। अच्छा, खान साहब के हवाले से ये मेरी खबर नहीं है, मैं अपनी राय आपको दे रहा हूँ। खान साहब शायद डील के लिए तैयार हों, खान साहब को शायद डील से मसला ना हो, लेकिन खान साहब के सर्कल में इस वक्त लोग जो खान साहब के नाम पर एंजॉय कर रहे हैं ना, उनको सूट नहीं करता कि खान साहब की कोई डील हो जाए। ये तो और वो एक ऐसा इंप्रेशन जो है वो खान साहब के नज़दीक जाकर चीज़ों का रखते हैं। और अब तो ये चीज़ें देखें ना, विद इन पार्टी सीनियर लोग, अली अमीन गंडापुर साहब जैसे लोगों ने अब इस चीज़ को एक्सपोज कर दिया। और हम लोग तो बहुत अरसे से ये बातें कर रहे थे, लेकिन हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है वो उस पर हमें गालियाँ निकालते हैं। तो
अली अमीन गंडापुर साहब ने तो बताया है कि ये लोग जाकर खान साहब को और चीज़ें बताते हैं, और खान साहब आई डोंट नो क्यों उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि अगर आपको एक शख्स जाकर बाहर की एक सूरत हाल बता रहा है कि खान साहब बाहर तो लोगों का सुनामी है और बर्बाद होने लगी है गवर्नमेंट, और कुछ नहीं हो रहा, तो आपको थोड़ा सा तो समझना चाहिए ना, कान खड़े होने चाहिए आपके कि कुछ नहीं हो रहा। इट मीन्स कि आपको बताने वाला कुछ तो गलत बता रहा है आपको। खान साहब को मिसगाइड किया जा रहा है। खान साहब के बारे में हमेशा से ये कहा जाता है वो कानों के कच्चे हैं, उनके कान आज भी उस तरीके से भरे जा रहे हैं। आज भी वो जो फैसले कर रहे हैं वो दुरुस्त फैसले नहीं है, उनके साथ भी ठीक नहीं हो रहा, वो खुद भी अपने साथ ठीक नहीं कर रहा। क्या समझते हैं, इस टॉपिक के ऊपर मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ का या खान साहब का क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख को सामने रखे तो लगता है कि खान साहब किसी भी वक्त हुकूमत में आ सकते हैं। ये तो नामुमकिन बात कर दी ना आपने। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था, उस वक्त हमारी कुछ लोग जो यहाँ पे एक लोगों में तसर पाया जा रहा है कि शायद वो दूसरे भुट्टो वाला वो दूसरे उनके साथ भुट्टो वाला मामला हो जाएगा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं नहीं समझता ऐसी कोई चीज़ खान साहब के साथ हो। भुट्टो वाला केस जो था वो एक एंटायरली डिफरेंट मामला था, वो बड़ा गलत हुआ, और अब तो साबित हो गया ना कि वो चीज़ें गलत हुई हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स उस गलती को दोहराएगा, और अगर वो गलती दोहराई जाती है तो वो पाकिस्तान को बहुत खराबी की तरफ लेकर चली जाएगी। क्योंकि देखें, खान साहब जो है वो एक प्राइम मिनिस्टर होने से पहले एक मशहूर क्रिकेटर हैं। नहीं, अभी रिसेंटली देखिए, क्रिकेट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खान साहब इस वक्त इस मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 8 फरवरी 2024 को जो इंतखाबात हुए, उसमें पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत ने बावजूद इसके कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल स्नब करने की कोशिश की, लोगों ने उनको वोट दिया। बेशक। और आज पाकिस्तान के मसाइल का हल यही है कि आप इमरान खान साहब की पार्टी को हुकूमत दें। आज देखें ना, गवर्नमेंट कितना कुछ अच्छा, गवर्नमेंट ने, आप कह रहे हैं कि दूध और शहद की नहरें तो नहीं बह रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा कर नहीं रही है। गवर्नमेंट ने बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन वो चीज़ें इस वजह से महसूस नहीं हो रही कि पब्लिक ने इनको वोट नहीं किया। आज तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी वो बैठकर बात करते हैं कि मरीम नवाज ने पंजाब में बहुत काम करवाया, उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था, ये सुथरा पंजाब, ये जो ट्रांसपोर्ट का जो पाकिस्तान पंजाब की ट्रांसपोर्ट है उसको बहुत बेहतरीन किया है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। हॉस्पिटल्स के हालात पहले से बेहतर हैं। मेडिकेशन जो मेडिसिन जो लोगों को उस्मान बुज़दार के दौर में गैर सेहत कार्ड से पहले जो मामला हुआ, उस वक्त काफ़ी चीज़ें ख़राब हो गई थी। तो मरीम नवाज साहिबा ने काम बहुत किए हैं, लेकिन उनका वो असर उस तरीके से दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि लोगों ने वोट इमरान खान को दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि 8 फरवरी 2024 को तहरीक इंसाफ की अक्सरियत बनी, और अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलती आज हालात और होते, और अगर तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिलती तो शायद तहरीक इंसाफ अपने वजन से खुद ही गिर जाती। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के पास, इमरान खान साहब के पास, वो नहीं चला सकते इस मुल्क के मामलात को। वो बातें अच्छी कर सकते हैं, वो अच्छे इंटरव्यूज दे सकते हैं, वो अच्छी तकरीर कर सकते हैं, वो अच्छे मुकर्रर हैं, लेकिन वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। वो कानों के, जो शख्स कानों का कच्चा है ना, वो उससे आप मतलब आप अच्छे फैसले की उम्मीद ना करें। मैं आपको आपके कान में जाके कोई बात करूं और आप जो है वो उसके मुताबिक को फैसला कर लें, आप ये देखें ही ना कि इसके जो है वो इससे किस तरीके से लोग मुतासिर होंगे, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे शख्स को आना तो नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल लोगों ने उनको वोट किया, उनको पसंद किया है। आज लोगों का एतमाद नहीं है सिस्टम पे, उसकी रीज़न ये कि लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होता है। अभी आपने खुद कहा कि अवाम ने तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को वोट दिया, उनको हुकूमत नहीं दी गई। नहीं दी। किसने नहीं दी हुकूमत? जिसने तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी थी, जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनती थी। सॉरी, किसने दी थी? जिसने तहरीक इंसाफ को हुकूमत नहीं दी जब उनकी बनती है। आपके नाम नहीं ले रहे। या फिर नून लीग को किसने हुकूमत दी? जिसने इमरान खान को हुकूमत दी थी। हैदर भाई, आपको मैं देखता हूँ अक्सर आप इंडिया के चैनल्स के ऊपर भी अर्नब गोस्वामी के साथ भी मुख्तलिफ शोज़ में बैठे नज़र आते हैं हमें। आपको वो पैसे देते हैं? अच्छा, ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा। क्योंकि जिस तरह का वो प्रोग्राम है, उसकी नौइयत है, फिर आपके जो उसमें सवालात के जवाब देते हैं आप, ऐसा तासुर पाया जाता है कि शायद आपको वो पैसे देते हैं सारी बातें करने के। अच्छा, दो चीज़ें। एक तो मुझे ऑफ़र ज़रूर हुई है, मुझे कुछ हफ्ते कबल भी एक ऑफ़र हुई है, एक बड़ी हैंडसम अमाउंट उन्होंने मुझे ऑफ़र किया इंडिया से, डॉलर्स में, कि आप हमारे साथ। कितनी अमाउंट थी? रफ आइडिया?
पाकिस्तानी अराउंड 2 मिलियन उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, और उसमें था कि आप हमारे साथ एज एन एनालिस्ट आप हमें आएँ और हफ्ते में 4 प्रोग्राम्स जो हैं उसमें आप हमारे साथ आएंगे। तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं की। इससे पहले भी मुझे एक ऑफ़र आई, उस वक्त बस बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस के ऊपर जब उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने उनको उसी स्टेज पर रिफ्यूज़ किया। तो उसमें हमारे आपस में पैसों के मामला तो डेफिनेटली डिस्कस ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो ऑफ़र आई वो आई ही पैसों के साथ। अच्छा। तो इसलिए मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। बहरहाल मैंने आज तक 1 रुपया उनसे ना लिया है ना लूँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बैठकर अपने दिल की बात करनी है, जो मुझे लगता है कि मेरी रियासत सोच रही है या जो मेरी रियासत के हक़ में, मेरे मुल्क के हक़ में बात है। अगर मैं उनसे पैसे लूँगा तो शायद मैं उस तरीके से खुलकर बात नहीं कर सकूँगा। इसलिए मैंने 1 रुपया आज तक ना उनसे लिया है ना लूँगा। मुझे बहुत से पाकिस्तानी इवन ये कहते हैं कि जी अर्नब गोस्वामी जो है वो, जिस तरह हामिद मीर साहब ने दी करंट पे एक इंटरव्यू में कहा ना कि अर्नब गोस्वामी जो है वो अपने गेस्ट्स को गालियाँ निकलवाने के लिए पैसे देता है। मुझे अर्नब गोस्वामी ने डायरेक्टली ना कभी अप्रोच किया है, ना मुझे उसने कहा है कभी कि मेरे प्रोग्राम में बैठकर गेस्ट्स को गालियाँ निकालो या बुरा भला कहो। गालियाँ तो खैर चलें, एक और चीज़ है, बुरा भला कहो। मेरी जब भी कोई ऐसी हार्श एंगेजमेंट हुई है वो खुद ही हुई है और उसमें उनकी तरफ से कुछ चीज़ इनिशिएट हुई है, वरना मैं तो बहुत सीधी सीधी गुफ्तगू करने का कायल हूँ। अच्छे माहौल में, जो अच्छे माहौल में अच्छे अंदाज में तमीज़ से सवाल करेगा उसको तमीज़ से जवाब मिलेगा। लेकिन अगर अब वो मुल्क जो मेरा दुश्मन है वहाँ पर बैठकर मेरे साथ कोई बदतमीज़ी करेगा और बदले में बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, अगर वो बदतमीज़ी कर रहे हैं तो आप आगे से बदतमीज़ी ना करें, आप आगे तमीज़ से उनको जवाब दें। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। अगर दुश्मन ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है तो मुझे उसके साथ कोई जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ईंट का जवाब एक पत्थर से नहीं दूंगा, मैं 2-3 मारूंगा। ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ था, किस तरह आपका रब्ता हुआ, उन्होंने अप्रोच किया? अच्छा, मुझे अप्रोच किया, बिल्कुल मुझे नहीं पता कि मेरा नंबर, जो पहला चैनल था जिसको मैंने भारत में इंटरव्यू दिया, मुझे नहीं पता मेरा नंबर उनको किसने दिया। मुझे जब उन्होंने कांटेक्ट किया, मेरा ख्याल है पहले दूसरे प्रोग्राम के बाद ही मुझे फिर ऑल ऑफ अ सडन 4-5-6 चैनल से कॉल्स आना शुरू हो गई वहाँ से। अच्छा। अब तो मेरा नहीं ख्याल कि उनका टॉप टियर का कोई भी चैनल ऐसा हो जिसमें मैं बैठा प्रोग्राम के लिए। तो बहुत दोस्त भी हैं वहाँ पे। इवन मेरी जो भी हम प्रोग्राम से पहले जनरल बख्शी साहब वाला प्रोग्राम डिस्कस कर रहे थे जो बड़ा वायरल हुआ, आप यकीन करें कि मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा इंडियंस ने कहा कि यार बेहतरीन काम किया आपने। हुआ क्या था, मतलब सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैं अपनी फैमिली के साथ डिनर पे जा रहा था, मुझे अर्नब गोस्वामी की प्रोड्यूसर की कॉल आई कि आप आज हमें ज्वाइन करें। मैंने कहा मैं आज ज्वाइन नहीं कर सकता, मैं फैमिली के साथ डिनर पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, फिर कभी कर लेंगे। अब मुझे फिर दोबारा थोड़ी देर के बाद उनकी कॉल आई कि अर्नब कह रहे हैं कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि आज वो थोड़ी देर के लिए हमें ज्वाइन करें। मैंने कहा मैंने आपको पहले बताया कि मेरी फैमिली के साथ कमिटमेंट है, मैंने बच्चों को, वाइफ को लेकर खाने पे जाना है, तो आज मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल उनकी कॉल के बाद उन्होंने फिर भी कहा सर प्लीज़ देखिएगा अगर आप वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ सकें, आप 10-15 मिनट के लिए ज्वाइन कर लें। मैंने कहा मैंने फैमिली के साथ डिनर पे जाना है, मैं वहाँ पर बैठ के कैसे आपको ज्वाइन करूँगा। बहरहाल उनकी कॉल के बाद मुझे उनके दूसरे प्रोड्यूसर की कॉल आ गई कि सर प्लीज़ आप ज्वाइन करें। मैंने उनको भी रिफ्यूज़ किया। इस दौरान अब मैं फैमिली को निकल भी गया। हम होटल में बैठ के खाना खाने के लिए, फिर उनकी कॉल, अब प्रोग्राम शुरू हो गया और मुझे उनके प्रोड्यूसर्स मैसेजेस कर रहे हैं सर प्लीज़ आप 10 मिनट के लिए ज्वाइन कर लें, हमारी नौकरी का मसला है, हमें उन्होंने कहा है कि आप जो है आज प्लीज़ ज्वाइन करें किसी तरीके से। मैंने कहा मेरे पास इंटरनेट इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बैठ के कर सकूँ ज्वाइन, तो मैं आपको पहले टाइम दे देता हूँ, मैं फिर दे दूँगा आपको टाइम, अभी आज नहीं है मुमकिन मेरे लिए। फिर उनकी रिक्वेस्ट के सर प्लीज़ आपसे बड़ी हमारी नौकरी का मसला है। मैंने फिर वहाँ पे होटल की मैनेजमेंट को कांटेक्ट किया और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे वाईफाई कनेक्ट करवाएं, इंटरनेट कनेक्ट करवाएं, मैंने थोड़ी देर के लिए एक काम करना। अब वहाँ पर ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहाँ पर मैं सेपरेट बैठ कर प्रोग्राम कर सकता, तो जिस टेबल पर मैं बैठा था उसी टेबल पर मैंने सामने अपना मोबाइल रखा। अच्छा। और होटल वालों से वाईफाई लेके मैं प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। अब उस वक्त गालिबन कोई 10-12 मिनट का प्रोग्राम रहता था। तो जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त एक गेस्ट बात कर रहे थे और उनके बाद अर्नब ने मुझसे सवाल किया। मैंने अपने सवाल का जवाब दिया तो अर्नब उसी दौरान, मेरे जवाब के दौरान वो चला गया जनरल बख्शी की तरफ, और जनरल बख्शी ने
जैसे ही उन्होंने बात करना शुरू की, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप जो है ना वो एक बड़े ह्यूज मार्जिन से ओवरवेट है। अब मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पे, लोग जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं कि जी ये बंदा अर्नब के प्रोग्राम में बैठा हुआ है, स्टाफ उनका सारा टेबल के आगे पीछे खड़ा है। तो और ऑल ऑफ अ सडन आपको बंदा, मतलब आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। बात जो है वो उनकी उस वक्त त्रिशूल एक्सरसाइज चल रही थी, मिलिट्री एक्सरसाइज। बिल्कुल। तो उस टॉपिक के ऊपर, त्रिशूल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और ऑल ऑफ अ सडन आपको जनरल बख्शी कह रहा है कि जी आप ह्यूज मार्जिन से ओवरवेट हैं। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैं मैंने तुमसे कोई बेटी का रिश्ता मांगा है? मैं ओवरवेट हूँ तो ये मेरा मसला है, तुम कौन होते हो मेरे वेट पे कमेंट करने वाले? तो उसके बाद खैर हमारी शदीद लड़ाई हुई चैनल पे। प्रोग्राम के बाद मुझे खुद एहसास हुआ कि यार नहीं, मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने एक दिन छोड़ के अगले दिन कॉल की जनरल बख्शी को। तो जनरल साहब के साथ मेरा 2 साल पहले अच्छा कांटेक्ट था, ये मेरे प्रोग्राम्स में भी आया करते थे। अब उनके पास मेरा नंबर भी सेफ था। तो जनरल साहब की वाइफ ने फ़ोन उठाया। अच्छा। तो उन्होंने कहा जी कौन बात कर रहा है? मैंने कहा मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, हैदर हयात खान, तो मेरी जनरल साहब से बात करवा दें। अब जब वो जनरल साहब को फ़ोन पकड़ा रही हैं, तो फ़ोन पकड़ाते हुए उन्होंने कहा है कि वो जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है उसकी कॉल है। नाम नहीं लिया? नाम लिया उन्होंने कि वो अच्छा। जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है हैदर, उसकी कॉल है। अच्छा। अब ये मैं सुन रहा हूँ कि वो जनरल साहब को फ़ोन पकड़ाते हुए आवाज़ आ रही थी मुझे। अब जनरल साहब ने जब फ़ोन कर उठाया और उन्होंने कहा कौन बात कर रहा है? मैंने कहा जनरल साहब मैं हैदर बात कर रहा हूँ। कहते कौन हैदर? अच्छा। मैंने कहा जिसने परसों आपकी बेटी के रिश्ते वाली बात की थी। कहते जी। मैंने कहा मैंने आपको कॉल की है एक्सक्यूज़ करने के लिए, मुझे नहीं लगा अच्छा कि मुझे आपसे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपको भी मेरे पे ये पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए था। आप ना करते तो शायद मैं जवाब ना देता, लेकिन अगर आपने किया भी था तो शायद ये मुनासिब जवाब नहीं था। मैं आपकी मूंछों को आपकी शक्ल पर बात कर सकता था, मुझे आपकी बेटी से मुतालिक बात नहीं करनी चाहिए थी। तो उस पर मैंने माजरत के लिए एक्सक्यूज़ करने के लिए फ़ोन किया। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, अगर आपको लगा है कि आपने गलत किया है तो आपने अच्छा किया कि आपने फ़ोन कर लिया, तो कोई मसला नहीं है। ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई। फिर मैंने उसकी वीडियो भी पोस्ट की कि मैंने जनरल साहब से जो है वो एक्सक्यूज़ किया है। उसके बाद अगला वाक़या हुआ मेरा मेजर गौरव आर्या के साथ। उस प्रोग्राम में मैं इस पे आने लगा था। अच्छा, मेजर गौरव आर्या के साथ जब मेरा वाक़या हुआ, जिसमें मेजर गौरव आर्या ने भी इसी तरह अटैक किया और उसको भी मैंने इसी तरह जवाब दिया। उस प्रोग्राम में मुझे ना, जिस वक्त मेरे से पहला सवाल हुआ और मेरे जवाब के आगाज़ में ही मेजर गौरव आर्या ने जो हरकतें शुरू करी हैं, उसमें मुझे फील हो गया कि इसको आज टारगेट ये नहीं दिया गया कि तुमने इस टॉपिक पे बात करनी है। इसको आज टारगेट ये मिला हुआ है कि इसने मेरे ऊपर अटैक करने। और मैंने भी फिर सोच लिया कि अब मैंने इसको फुल स्नप करना है और मैंने इसको लाल करना है आज गुस्से से। तो वो ही हुआ कि मैं कोई भी बात करता था, मेजर साहब अंदर जो है वो बिला वजह टांग अड़ाते थे। मैं कोई भी बात करता था, वो आगे से उल्टी बात कर जो है वो शुरू कर देता था। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको अब तमीज़ के साथ तो नहीं, अब इसके साथ हाथ खोलना पड़ेगा। वो फिर मैंने हाथ खोला, उसने पाकिस्तान को गाली निकाली। जब उसने पाकिस्तान को गाली निकाली, फिर मैंने कहा कि नहीं अब बहुत हो गया। फिर मैंने ना माँ छोड़ी ना बहन छोड़ी, सब एक कर दी। फिर मैंने सब एक किया, क्योंकि उसने, खैर अब मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता, जो कुछ उसने पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तानियों से मुतल्लिक अदा किए, तो फिर मैंने जो है वो उसके घर तक उसको छोड़ के आया मैं वहाँ पे। क्या फ़र्क है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स में या और भारतीय न्यूज़ चैनल्स में, या इनके तज्ज़िया निगार के या इनके प्रोग्राम कंडक्ट करने के तरीकाकार में? हम लोग बहुत मैच्योर हैं। अच्छा। लोग कहते हैं ना कि भारतीय मीडिया जितना इमेच्योर मीडिया शायद ही दुनिया में। प्रोपेगेंडा बेस्ड है वो तो। प्रोपेगेंडा बेस्ड होना एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसी कहानी कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये किस एंगल से, कहाँ से ये चीज़ें, कहाँ से बात कर रहे हैं। तो हम लोग उस एतबार से हम लोग बहुत मैच्योर हैं। हाँ, हमारा मीडिया भी कंट्रोल्ड है, उनका मीडिया भी कंट्रोल्ड है। कंट्रोल बाय होम? कंट्रोल्ड बाय देम हु कैन कंट्रोल। आपने कुछ बातों का बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर कर जो दिया। कंट्रोल कर सकते हैं उनके कंट्रोल में है। ठीक है। देखिए, उनका मीडिया, लोगों को ये लगता है कि बड़ा इंडिपेंडेंट मीडिया है। आप कभी गौर करें कि वो अपने मीडिया पर बैठ के अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जिन लोगों ने किया उनका अंजाम आपके सामने है। बरखा दत्त बहुत अच्छी सहाफ़ी थी, अब तो खैर बेड़ा गर्क कर लिया ना उसने अपना, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो फॉल्स रिपोर्टिंग उसने की। अदरवाइज बरखा दत्त ने इनिशियली सफ़र इस वजह से किया कि वो बीजेपी गवर्नमेंट पर क्रिटिसिज्म करती थी। रवीश कुमार
अभिसार शर्मा, ये भारत के बड़े मजे हुए जर्नलिस्ट्स हैं, करण थापर, ये लोग क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया से आउट हुए? इस वजह से कि ये बीजेपी पर, मोदी पर, उनकी मिलिट्री पर, उनके जिस तरीके से उनकी मिलिट्री इस वक्त पोलिटिसाइज हो गई है, वो आरएसएस का एक कह रहे हैं कि मिलिटेंट विंग बनी हुई है, बीजेपी का मिलिटेंट विंग बनी हुई है, तो ये लोग उसको क्रिटिसाइज करते थे। प्रवीण सानी साहब, चले प्रवीण सानी साहब का मीडिया से तो कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन आज मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर इस वजह से है, वो एक बड़ा बेहतरीन ब्रेन है, लेकिन वो मेन स्ट्रीम मीडिया से बाहर इस वजह से है भारत में, क्योंकि भारतीय उनकी बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। रवीश कुमार की क्रिटिसिज्म बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो उनका मीडिया मुकम्मल कंट्रोल्ड है। ये हमारे लोग पता नहीं क्यों उनको ये लगता है कि जी नहीं, इंडियन मीडिया जो है वो बड़ा आज़ाद है और हम लोग कंट्रोल्ड है। हम लोगों के ऊपर उस तरह के मामला नहीं है जितनी सख्ती वहाँ पर है। मैं तो उनके प्रोड्यूसर्स के साथ बड़ा कांटेक्ट में हूँ, वो लोग चले जो स्क्रीन पर काम कर रहे हैं उनके साथ तो रब्ता है ही है, जो पीछे उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनके साथ बहुत अच्छे दोस्त बने हैं वहाँ पे, और वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है वो उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनके मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है वहाँ पे। आखिरी पॉइंट हम बात करेंगे, सोशल मीडिया एक न्यू फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म हमारे सामने आई है। पाकिस्तान और इंडिया, इन दोनों का कंपैरिजन करें, हमने मेन स्ट्रीम में तो कंपैरिजन कर लिया, दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, इंडिया में मैंने सोशल मीडिया की हद तक जो चीज़ें देखी हैं ना, वहाँ पर वो चीज़ें डिस्कस होती हैं जो होनी चाहिए। हमारे यहाँ पर अभी शायद सोशल मीडिया उस तरीके से ग्रो नहीं कर रहा, मतलब हमारे सोशल मीडिया पर जो दोस्त काम कर रहे हैं ना, वो उस तरह काम नहीं कर रहे जो इंडिया में कुछ लोग काम कर रहे हैं, और वो शायद रिसर्च हमसे ज़्यादा करते हैं जो उनकी सोशल मीडिया के में। मेन स्ट्रीम पे भी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन कंट्रोल्ड हैं वो। सोशल मीडिया पर जो लोग कंट्रोल्ड नहीं है, वो जिस तरीके का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि हमसे बहुत बेहतर काम कर रहे हैं वो। और मैंने अब इस हवाले से भी कोई थोड़ी बहुत एफर्ट शुरू की है, क्योंकि मैं चूँकि इंडियन चैनल्स पे जा रहा था, तो मैंने उन लोगों को देखना, उनको सुनना काफ़ी शुरू किया। तो अब मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पर एक उस हवाले से ना स्पेस है, ख़ास तौर पर डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर हम लोगों की, जनरल पब्लिक की अप्रोच वो नहीं है जो वहाँ पर उन्होंने बना दिया, या एक तबका जो मिलिट्री की चीज़ों को, उसकी अंडरस्टैंडिंग, नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज़ को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो उनका सोशल मीडिया के ज़रिए वो बना रहे हैं, हमारे यहाँ जो है ना वो अभी उस तरीके से काम नहीं हो रहा। उसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है, और लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी रियासत के हक़ में क्या कुछ है, और कौन सी डिफेंस रिलेटेड, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें, उनको हम लोगों को चाहिए कि हम थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करें। ठीक है, सियासत को करें आप, इसके ऊपर करें, इमरान खान साहब के ऊपर लोग तो खैर आजकल उनको बेचते हैं बहुत ज़्यादा, उसके ऊपर करें आप, डिस्कशन करें, सब कुछ करें, मैं उससे मुझे कोई नहीं है मसला, लेकिन हमें इन चीज़ों को भी डिस्कस करना चाहिए, अपनी पब्लिक को अवेयर करना चाहिए इन चीज़ों से भी। हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर कभी एक और चीज़ ज़रूर, इंशाल्लाह।